नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रेय गौतम। भारत के 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत तमाम तरीके की नई नई चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं और आज जो कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया है वो पुराने कोई सीजेआई नहीं कर सके, वो आज जस्टिस सूर्यकांत ने कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत इससे पहले भी कई सारी चीजें कर चुके हैं, लेकिन तब उन्होंने जो कुछ किया था वो एक जज की कैपेसिटी में किया था। आज उन्होंने भारत के सीजेआई की कैपेसिटी में ऐसा काम किया है जो आने वाले समय में एक नई परंपरा डालता हुआ दिखेगा और उसकी वजह से अब आपको सुप्रीम कोर्ट में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री और केंद्र के मंत्री या यहां तक के प्रधानमंत्री भी अपनी ही लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। ये कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं शुरू की है जस्टिस सूर्यकांत ने। आपको याद होगा कि 2015 में भारत का सुप्रीम कोर्ट एक आतंकवादी के लिए रात के 3 बजे खोला गया था और उस समय कौन सीजेआई थे किसी को याद नहीं है। सुनवाई किसने की? थोड़े बहुत लोगों को, या फिर जो वकालत करते हैं, लॉ से संबंध रखते हैं, उन लोगों को तो शायद सीजेआई का नाम भी पता हो, या फिर आपने जैसे हमने डेट बताई तो डेट के आधार पर आप निकाल सकते हैं कि उस समय जो सीजेआई थे वो थे एचएल दत्तू और जिस बेंच ने सुनवाई की थी उसको हेड कर रहे थे जस्टिस दीपक मिश्रा, जो बाद में भारत के सीजेआई भी बने थे। जस्टिस सूर्यकांत ने आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहस करने की इजाजत दी सुप्रीम कोर्ट में। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपना केस रख सके, बिल्कुल रख सके, लेकिन ये परंपरा नहीं रही है। ये पहला मौका था कि भारत का कोई सिटिंग सीएम सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए या फिर आप कह सकते हैं भाषण देता हुआ नजर आया। सीधे तौर पर ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाती हुई नजर आई, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक काम जस्टिस सूर्यकांत ने कर दिया है जो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। यहां सवाल इसलिए भी है कि जस्टिस सूर्यकांत ने यह तब किया कि ममता बनर्जी की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान वकालत कर रहे थे और इसी सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा भी कि आपकी तरफ से भारत के एक से एक बड़े वकील दलीलें दे चुके हैं, तो फिर आपको दलीलें देने की या बात रखने की जरूरत क्या है। और ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के दिल्ली आने का मकसद ही ये था, क्योंकि ये जो याचिका फाइल की गई थी ये 28 जनवरी को फाइल की गई थी और ममता पहले से ही प्लान करके चल रही थी कि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर अपनी बात कहेगी और इससे बंगाल की जो जनता है, बंगाल का जो उसका वोट बैंक है, उस पर एक बेहद ही लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए, अब वो बंगाल के लोगों के लिए ये एक तथ्य बन गया है कि उनकी मुख्यमंत्री उनकी लड़ाई न केवल सड़क पर लड़ती है बल्कि कोर्ट में भी लड़ती है, वकील भी करती है, इलेक्शन कमीशन के सामने भी जाती है और बाद में जब इलेक्शन कमीशन उसकी बात नहीं मानता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए चली जाती है। ये एक गलत परंपरा है जिसको शुरू कर दिया है अब भारत के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने। इससे पहले भी उन्होंने 6 महीने पहले एक और गलत परंपरा को शुरू किया था, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए थे और खूब सवाल उठाए थे, आप लोगों का उस पर प्यार भी मिला था। जब उन्होंने योगेंद्र यादव को एडीआर की तरफ से वहां पर बहस करने की या फिर कहें कि पौना घंटा का भाषण देने की छूट दी थी। एसआईआर का मामला था, सुनवाई कर रही थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच। वहां पर जो वकील थे प्रशांत भूषण सिब्बल, उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले में योगेंद्र यादव, सलीम योया कुछ बोलेंगे तो इसकी इजाजत दी गई। इजाजत 10 मिनट के लिए दी गई थी, लेकिन योगेंद्र यादव पूरे 45 मिनट तक
सुप्रीम कोर्ट में भाषणबाजी करता रहा। अगर देखा जाए तो नागरिक के तौर पर इसमें कुछ बुराई नहीं है, अगर वो नागरिक अपना पक्ष खुद रख रहा है तब। लेकिन अगर वकील भी है और नागरिक वहां गवाही देने की बजाय बहस के नाम पर भाषणबाजी कर रहा है तो इसको किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आपने अगर कभी आपने हाई कोर्ट की कार्रवाई देखी हो तो वहां जो मुद्दई होता है वो भी अगर बोल जाता है तो जज उसको डांट देते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा वकील बात करेगा। लेकिन योगेंद्र यादव और ममता बनर्जी जैसे लोगों को ये जो छूट या विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। योगेंद्र यादव ने 6 महीने पहले भी ऐसा ही किया था और अभी कुछ दिन पहले भी योगेंद्र यादव को अपनी बात रखने का मौका दिया गया, जबकि योगेंद्र यादव वहां पर डायरेक्टली पार्टी नहीं था बल्कि वो एक एनजीओ की तरफ से वहां बोलता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि अगर कोई पार्टी है, कोई भी व्यक्ति अपने पक्ष को रख सकता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के पक्ष को नहीं रख सकता है। उसका पक्ष रखने के लिए वकीलों का एक प्रबंध किया गया है, एडवोकेट एक्ट बनाया गया है। लेकिन यहां जिस तरीके से उन परंपराओं को, उन सारी चीजों को दरकिनार रख के अब ऐसे राजनीतिक लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भाषण देने की इजाजत दी जा रही है, वो किसी भी तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए उचित भी नहीं है और न जरूरी है। हमारे इस बात पर बहुत से लोग नाक बहुत सिकोड़ेंगे, वो कहेंगे आप क्या जानते हो। भैया थोड़ा बहुत कानून भी हमने पढ़ा है और संविधान भी हमने पढ़ा है, हमने इतिहास भी पढ़ा है, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो जाइए हमारी शिकायत कीजिए, हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कराइए। लेकिन हम सही सवाल उठाने से न तो आज तक कभी डरे हैं न अब आगे डरने वाले हैं। ये जो गलत परंपरा शुरू की गई है, अब आप सोचिए कि क्या योगी आदित्यनाथ को ये लोग इजाजत देंगे कि योगी आदित्यनाथ किसी यूपी के मामले में आकर और सुप्रीम कोर्ट में भाषण दे? ये कतई इजाजत नहीं देंगे। लेकिन ममता बनर्जी को ये इजाजत दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने अपनी जो याचिका लगाई थी उसमें 14 मांगे की गई थी ईसी के खिलाफ, और उस मामले को सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने रखा भी। यही बात जस्टिस सूर्यकांत ने कही कि आपकी तरफ से तमाम वकील ये मामला रख चुके हैं, फिर आपको क्या जरूरत है ये सब कहने की। तो वहां पर ममता बनर्जी साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन पर तमाम तरीके के झूठे आरोप लगाती हुई नजर आई। अब आप सोचिए कि क्या राजनीतिक लोगों को इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप करने की छूट दी जाएगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले योगेंद्र यादव ऐसा नाटक कर चुका है। योगेंद्र यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक पार्टियों के लिए काम कर चुका है और वो वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर खड़ा हो जाता है, भाषण देता है और उसके भाषण पर सुर्खियां बनती है, उसको फुटेज मिल जाती है, मीडिया में इसकी चर्चा होती है और उसे हीरो मान लिया जाता है। वही स्थिति आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने वहां पर पैदा कर दी और ममता बनर्जी की इस चाल में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट झांसे में आ गया। और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने जिस तरीके से यह मौका दिया है, आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है। तो क्या इससे बीजेपी के दूसरे नेता प्रेरणा लेंगे? जब सीए का मुद्दा आएगा या फिर एनपीआर का मुद्दा आएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए अमित शाह को मौका दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। जब इस तरीके के मौके होते हैं और अगर अमित शाह कोशिश भी करेंगे तो सिब्बल सिंघवी जैसे वकीलों का पूरा हुजूम खड़ा हो जाएगा और चीख चीख कर यह हल्ला मचाएगा कि कैसे गृह मंत्री को आप ये इजाजत दे रहे हैं। लेकिन यहां पर जानबूझकर ऐसा किया गया। अगर ममता बनर्जी को बात रखनी थी तो जब संदेश खाली की घटना हुई थी, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार का पूरा हल्ला हो रहा था, उस पर सरकार की खिंचाई हो रही थी, तब ममता बनर्जी क्यों नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए? क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की खिंचाई हो सकती थी।
और कभी भी किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाता है। वहां अधिकारियों को भी सम्मन किया जाता है तो वो अपने वकीलों के मार्फत अपनी बात रखते हैं। इस तरीके से किसी मुख्यमंत्री को कभी भी भाषण देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट में पहले नहीं दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर देना चाहते हैं। कुछ मामलों में उनकी पहल को सराहा जा सकता है, कुछ मामलों में जो फैसले ले रहे हैं वो या उनकी वजह से वो बदलाव आ रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम चूंकि राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र और जनता के हित की बात करना है, इसलिए अगर जस्टिस सूर्यकांत या भारत के सीजीआई कुछ भी गलत परंपराओं को शुरू करेंगे तो हम उसके ऊपर सवाल जरूर उठाएंगे। ये जो गलत परंपरा डाली जा रही है, अब आप सोचकर चलिए कि कल को कोई तमिलनाडु का मामला होता है, उसको लेकर क्या स्टालिन अब सुप्रीम कोर्ट में भाषण देता हुआ नजर आएगा? उसी तरीके से केरला के मामले में क्या विजयन अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखेंगे, भाषणबाजी करेंगे? या जैसे दिल्ली में एक सुपर सीएम या फिर कहें कि सुपर मेयर था, अगर ये पहले परंपरा शुरू हो गई होती या फिर शुक्र मानिए कि जस्टिस सूर्यकांत बाद में आए हैं, वो पहले ही हार के चला गया, नहीं तो केजरीवाल भी पहुंच जाता सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भारतीय सेना सभी पर वो सवाल उठाता वहां पर जाकर। ये जो कुछ हुआ है वो किसी भी तरीके से न तो संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप कहा जा सकता है, न परंपराओं के अनुरूप कहा जा सकता है और न ही सामाजिक दृष्टि से कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो चाल थी ममता बनर्जी की सिर्फ और सिर्फ अपने वोटरों को लुभाने का एक बहुत बड़ा खेल था जो उसने पूरा कर लिया है। अब ममता बनर्जी आने वाले चुनावों में अपने वोटरों से ये कह सकती है कि ये जो इलेक्शन कमीशन था, ये जो केंद्र की सरकार है, ये आप लोगों के वोट काटना चाहती थी और इसके लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी अपनी बात रखी थी और आप लोगों का पक्ष लिया था। ममता बनर्जी ने अपने जो भाषण दिया या जो बयान दिया उसमें कुछ भी नया नहीं कहा था। जो कुछ श्याम दीवान ने कहा, जो कुछ पहले सिब्बल कह चुके थे, सिंघवी जैसे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे लोग जो कह चुके थे, वही सारी बातें दोहराने की कोशिश की ममता बनर्जी ने, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब हो गई और अब ये इतिहास बन गया है कि भारत के किसी सिटिंग मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखी हो इस तरीके से। अगर उसके खिलाफ कोई केस है तब कोई मुख्यमंत्री जाता है, वो अलग मामला है, लेकिन उसमें भी वो इस्तीफा देकर जाता है। यहां ममता बनर्जी ने आधार कार्ड वाला भी मामला उठाया और ये कहने की कोशिश की कि मिलॉर्ड आपकी वजह से आधार को मान्यता मिल गई है, लेकिन ईसीआई उसको उतनी मान्यता नहीं दे रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है। इस पर सीजीआई को कहना पड़ा कि आधार की अपनी सीमाएं हैं और हमने कहीं भी आधार को बाकी डॉक्यूमेंट्स के एट पार नहीं रखा है और यह मामला अभी पेंडिंग है, रिजर्व में आदेश रखा हुआ है, इसलिए आप उस पर बात न करें। ममता बनर्जी इस मामले में कह सकते हैं कि एक विजेता साबित हुई है। वो जो सोचकर बंगाल से आई थी उसे पूरी तरीके से कामयाबी से उसने कर दिया है। पहले ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके पास जाकर हंगामा किया, अपने पूरे स्टाफ को लेकर वो इलेक्शन कमीशन में जाने की कोशिश की, फिर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा दिए और बाद में सोची समझी रणनीति के तहत ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को अपने जाल में फंसा लिया और वहां पर भाषण देकर, बयान देकर वो आ गई, जिससे आगे आने वाले चुनाव में उसको बहुत बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल में हो सकता है, क्योंकि वोटर जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं। वोटर के बारे में एक तथ्य है कि 1825 दिन होते हैं 5 साल में, लेकिन उसमें से केवल 25 दिन ही वोटर को याद रहते हैं।
जो आखिरी के 25 दिन है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा पब्लिक सेंटीमेंट का ऑप्टिमाइजेशन कर लेगा वही चुनाव जीत जाता है। और ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले पब्लिक सेंटीमेंट के लिए ये जो एक बड़ा स्ट्रोक चल दिया है ममता बनर्जी ने, उसको चुनावों में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा। और इसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके की अन्य घटनाएं आने वाले भविष्य में दिखाई देने लगेंगी। हालांकि इसका तो पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को इस तरीके के मौके आने वाले समय में मिल सकते हैं, इसकी पूरी संभावना साफ तौर पर नजर आ रही है, जो कि किसी भी तरीके से राष्ट्र हित में, देश हित में नहीं कही जा सकती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी जो मुहिम है उसका हिस्सा बनिए, क्योंकि जब तक इस देश से कॉलेजियम को नहीं खत्म किया जाएगा, जजों की इस तरीके की बातें आगे आती रहेंगी। जजों का जो एक नियुक्ति की प्रक्रिया है, सबसे बड़ा झोल तो उसी में है, और उसी की वजह से पूरी की पूरी ज्यूडिशरी में इस तरीके की घटनाएं आम हो चुकी हैं। जय हिंद, जय भारत।